साहिबान, इससे पहले आप इस दास्तान की 25 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए किस्त नंबर 26 की तरफ कदम बढ़ाते हैं। दिल्ली में बसों के अड्डे पर उतरने के बाद उन्होंने एक छोटे से होटल में अलग अलग बैठकर चाय वगैरह पी ली। इत्मीनान होने के बाद कि उनका पीछा नहीं किया जा रहा, वो एक टैक्सी में बैठकर महल सिंह की रहनुमाई में तिलक विहार नामी बस्ती के लिए रवाना हो गए। टैक्सी का किराया अदा करने के बाद वो खासी देर तक पैदल चलते रहे और जानबूझकर चंद एक गलियां मुड़ने के बाद जब उन्हें यकीन हो गया कि उनका कोई भी ताक़ब नहीं किया जा रहा, तो महल सिंह उन्हें लिए एक करीबी कॉलोनी में दाखिल हो गया। ये बस्ती छोटे छोटे क्वार्टर में मकानों पर मुश्तमिल थी और लगता था कि अभी हाल ही में इसे तमीर किया गया है। एक छोटी सी गली जो आगे जाकर बंद हो जाती थी, उसके आखिरी दरवाजे पर जाकर महल सिंह ने दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाली 60-70 साल बुढ़िया थी। वो कुछ देर अपनी आंखों पर हाथ रख उन्हें पहचानने की कोशिश करती रही। महल सिंह आगे बढ़ते हुए बोला, मासी, मैं महल सिंह हूँ, हरदीप कौर का बेटा। बूढ़ी आंखों में एक लम्हे के लिए खुशी की चमक लहराई। आगे बढ़कर महल सिंह की पुश्त पर शफकत से हाथ फेरते हुए बोली, अरे महल सिंह, तूने ये क्या हुलिया बना रखा है? आओ अंदर आ जाओ। शुक्र है वाह गुरु का, मैं तो समझी थी कि तुम हमें बुला बैठे हो। पिछले कई माह से तेरी तरफ से कोई खबर भी तो नहीं आई थी। महल सिंह बोला, मासी आगे से तो हटो, अंदर बैठकर आराम से बातें होंगी। वो छोटे से सहन को अबूर करने के बाद असल मकान में दाखिल हुए, जो 2 छोटे कमरों और छोटी बैठक पर मुश्तमिल था। बैठक के अंदर 2 पुरानी चारपाई और चंद कुर्सियां पड़ी हुई थी, जिन पर वो चारों बैठ गए। कमरे की हालत से मकीनों की मुआशी ज़बूं हाली का वाज़ेह इजहार हो रहा था। पुराने से फटे मगर धुले हुए पर्दे खिड़की और दरवाज़ों पर लटक रहे थे। एक अलमारी में चंद पीतल के बर्तन तरतीब से पड़े हुए थे। मासी हरप्रीत कौर उनके लिए चाय बनाने बैठ गई और एक 8-9 साल बच्चे को अपने पल्लू से बंधा 5 रुपए का नोट पकड़ाते हुए बोली, जा मेरा चांद, जल्दी से भागकर छोटे रसों का पैकेट ले आ, और हाँ देखना, बाकी पैसे ध्यान से लाना, अभी मेहमानों ने नाश्ता भी करना होगा। उसकी हालत देखकर सभी को अफसोस हुआ था और महल सिंह पर तैशा भी आ रहा था कि ये कम वक्त हमें कहाँ ले आया, जहाँ बेचारे मेजबान खुद ही इस कदर तंगदस्ती का शिकार है। चाय और रस का नाश्ता थोड़ी देर बाद आ गया था। सिकंदर ये सब कुछ देखकर बहुत रंजीदा हो गया था, क्योंकि उसे बेसख्ता अपने बाप के मरने के बाद का वक्त याद आ गया था, जब दोनों माँ बेटा बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करते थे। उस बूढ़ी खातून का दिल रखने के लिए उन्होंने चाय के साथ एक रस भी खा लिया था। चाय के बर्तन समेटने के बाद हरप्रीत कौर महल सिंह की बलाएं लेते हुए बोली, महल सिंह बेटा, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुम अपनी पत्नी और दोस्तों को लेकर अपनी गरीब मासी के घर आए हो। वो पिदमा पर निगाह डालते हुए बोली, तुमने अपनी दूसरी शादी की हमें इतला ही नहीं दी। वैसे लड़की सुंदर और सुगड़ लगती है। महल सिंह ने चाहते हुए भी वजाहत मुनासिब न समझी कि पिदमा उसकी बीवी नहीं, बल्कि इस बात में सर हिलाकर खामोश गया। उस हरकत पर पिदमा ने बड़े गुस्से से उसे घूरा, जबकि सिकंदर और कोचलिया पिदमा के तासरात देखकर मुस्कुराए बगैर न रह सके। हरप्रीत कौर महल सिंह की जानब देखते हुए बोली, बेटे वैसे तो खैरियत है ना, मुझे तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। महल सिंह मसनूई कहका लगाते हुए बोला, हाँ मासी, सब ठीक ठाक है। ये मेरा दोस्त हरपाल सिंह और ये उसकी पत्नी कोचलिया। हम लोग दिल्ली घूमना चाहते थे। तुम्हें इल्म ही है कि वैसे तो यहाँ मेरा चचा जनरल अरोड़ा भी रहता है, मगर मैंने मुनासिब समझा कि चंद रोज़ तुम्हारे ही पास रहूँ, क्योंकि अपनायत और प्यार की जो वसअत तुम्हारे इस छोटे से मकान में है, वो भला बड़ी बड़ी कोठियों के तंग दिल मकीनों के हाँ कहाँ मिलती है। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने उसकी लाखों बलाएं ले डाली थी। बेटा जम जम रहो, ये तुम्हारा अपना ही घर तो है। दूसरे कमरे और सैन में मौजूद 6 बच्चे उन्हें यूं उचक उचक कर देख रहे थे, जैसे वो कोई अजीब खलकत जानवर हो। कुछ देर बाद हरप्रीत कौर सब्जी वगैरह लाने के लिए घर से बाहर निकल गई, तो उसके अंदर बोला, यार महल सिंह जी, मुझे ये समझ नहीं है कि तुम्हारी ये खाला इतनी परेशान हाल क्यों है। इसकी आवाज़ और चेहरे से अजीब सा दर्द झलकता है। महल सिंह अचानक ही संजीदा हो गया, तो कितनी ही देर खिड़की से बाहर खलाओं में जाने क्या तलाश करता है।
फिर एक ठंडी आह भरते हुए बोला, सिकंदर, ये मेरी खाला हमेशा से हसीना थी। इसके खामद बेटे की अच्छी बड़ी ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी और तरलोकपुरी में खूबसूरत 2 मंजिला मकान। मगर फिर अचानक सब कुछ ख़त्म हो गया। पेदमा और कौशल्या भी हैरानी से महल सिंह की जानब देखने लगी थी। मगर कैसे? महल सिंह कुछ देर उनके चेहरों के उतार चढ़ाव देखता रहा और फिर मध्यम सी आवाज में बोला, मिस्टर सिकंदर, तुम बाहर निकलकर इस पूरी कॉलोनी में घूमो तो यहाँ तुम्हें एक भी जवान मर्द या जवान आदमी नजर नहीं आएगा। 500 घरों की इस कॉलोनी में या तो तुम्हें बेवाएं और छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे या 60-70 साल की उम्र के बूढ़े मर्द और खवातीन। पद्मा बोली, तुम किसी फिल्मी कहानी के बारे में तो हमें नहीं बतला रहे। भला इस जदीद दौर में ऐसी अलफ लैलवी दास्तानों पर कौन यकीन करेगा? महल सिंह रंजीदा से लहजे में बोला, तुम्हें इल्म है कि आज से 2.25 साल कबल 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उसके 2 मुहाफ़िज़ सिखों ने कत्ल कर दिया था। तो भारत भर में अमूमी और दिल्ली के सिखों पर खुसूसन एक कयामत टूट पड़ी थी। हिंदू गवाहियों और पुलिस ने हज़ारों सिखों को तहत कर दिया था। दिल्ली के इलाके तरलोकपुरी में सिख बड़ी तादाद में मौजूद थे, लिहाजा सबसे ज़्यादा कत्लेआम भी वहीं हुआ। वो कातिल आज भी दंदनाते फिर रहे हैं और सिख बेवाओं, यतीम सिख बच्चों और काबिल रहम बूढ़े वालिदैन की छाती पर मोंग डाल रहे हैं। सिकंदर बोला, मगर तुम तो अपनी खाला के बारे में बताने लगे थे। महल सिंह गंभीर लहजे में बोला, मैं वही तो बताने जा रहा हूँ। मेरी खाला के शौहर, जवान बेटी और बहू उसकी नज़रों के सामने जिंदा जला दिए गए और मकान और दुकान लूट मार के बाद नजर आतश कर दी गई। मगर इस शान है कि चंद माह बाद राजीव गांधी की हुकूमत ने इन मजलूम सिखों पर सखावत के दरवाजे खोल दिए। दिल्ली भर में इन 500 बेवाओं, जिनके खावत के साथ घर भी नजर आतश कर दिए गए थे, के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नई बस्ती तमीर की जिसका नाम तिलक बहार रखा गया, जहाँ इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ किसी भी घर में चले जाओ, तुम्हें बेवाओं, बेटों से जुदा होने वाले बूढ़े वालिदैन, कमसन यतीम बच्चों और बेबस कंवारी बहनों के अलावा कोई नहीं मिलेगा। अब देख लो, ये मेरी मासी अपने 6 कमसिन पोते पोतियों के साथ रह रही है। एक जगह मुलाजमत करती है जहाँ से उसे 750 रुपये माहवार मिलते हैं। थोड़ी बहुत मैं भी मदद करता हूँ इसके लिए। सबसे बड़ी तशवीश की बात यह है कि अपनी 4 पोतियों की ये उनके जवान होने पर शादी कैसे करेगी। ये सुनकर सिकंदर के अलावा पद्मा और कौशल्या भी टहल कर रह गई थी। महल सिंह की आवाज़ दूर से आती महसूस हो रही थी। सिकंदर, इस देश में सभी कुछ नाकाबिले यकीन नहीं है, क्योंकि नाम नहाद जमहूरियत और सेकुलरिज्म के पर्दे में यहाँ हर जुल्म रवा रखा जाता है। यकीन ना हो तो इस मकान से बाहर निकल कर देख लो। इस आबादी के बेशतर मकीन वही बेवाएँ हैं जिनके सुहाग हिंदू जुनून की भीड़ चढ़ गए। ये सभी खवातीन दिल्ली के उन इलाकों को हमेशा हमेशा के लिए खैर आबाद क्या कर इस बस्ती में आबसियाँ जहाँ उनके प्यारों को अबदी नींद सुला दिया गया था। और अब ये सभी अपनी शिकस्ता ज़िंदगी के बचे हुए रेज़ों को बाहम पेवस्त करने में मसरूफ़ हैं। इन लोगों को महज इस जुर्म में जिंदा जला दिया गया क्योंकि वो सिख थे और मादाम इंदिरा गांधी को भी 2 सिखों ने गोली मारी थी। वैसे ये भी तो बहुत बड़ा अपराध है। सिकंदर वगैरह अपनी परेशानी भूलकर महल सिंह की बातें सुन रहे थे, जो सांस लेने के लिए रुक गया था। साथ वाले मकान से जतिंदर कौर रहती थी, जिसका 90 साला ससुर और 5 बेटियां हैं। दिल्ली की रहमदिल सरकार ने उसको 400 रुपये पेंशन मुकर्रर कर दी है। कुछ इमदाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है। इस तरह से ये सब लोग अपनी ज़िंदगी घसीट रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि ज़िंदगी इन लोगों को घसीट रही है। आकाशवाणी और इंडियन टेलीविज़न से हिंदू सिख भाईचारे पर मबनी ड्रामे और फिल्में कसरत से दिखाई जाती हैं और ये तासर दिया जाता है कि हिंदू और सिख दोबारा आपस में शीर व शकर हो चुके हैं। मगर जिन बच्चों ने महज 2 साल कबल अपनी आंखों के सामने अपने बाप, भाई, मामू और चचा कत्ल होते देखें, क्या अखबारी बयानात और फिल्मों के ज़रिए उनके दिलों से ये गहरे घाव भर सकते हैं। महल सिंह बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए थे और शिद्दत जज्बात से उसकी आवाज़ भी बंद हो गई थी। कमरे में बहुत देर तक सोगवार सा सन्नाटा छाया रहा। शाम को एक करीबी पब्लिक कॉल ऑफिस से सिकंदर और महल सिंह ने जीनत से बात की थी, जो इनकी जानब से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी। सिकंदर ने माँ की खैरियत दरियाफ्त की और फिलहाल जीनत को श्रीनगर ही में ठहरने का मशवरा दिया और वापस आकर कदरे मुतमईन अंदाज में सो गए।
मगर शायद ज़्यादा इत्मीनान फ़िलहाल उनके मुकद्दर में नहीं था, क्योंकि सुबह जागते ही महल सिंह फिर एक बुरी खबर के साथ उसका मुंतज़िर था। सिकंदर, मैं सुबह जल्दी जाग जाता हूँ, लिहाजा सोचा क्यों ना अखबार ही पकड़ लाऊं ताकि सूरत हाल से आगाही रहे, मगर लगता है परेशानियों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया। सिकंदर उसकी तमीज़ से तंग आते हुए बोला, सरदार जी बुरा ना मनाना, मुझे आपकी ये गैर ज़रूरी तमहीद बांधने की आदत एक आंख भी नहीं बाती, फ़ौरन मतलब की बात पर आओ। महल सिंह बोला, जोधपुर में राजकुमार टोटो बन्ना को कत्ल कर दिया गया है, और इसके बाद वो भी जाने क्या क्या कहता रहा, मगर सिकंदर को इस खबर ने बुरी तरह मुतासर किया था। गोदे पद्मा और कौशली भी परेशान थी, क्योंकि राजकुमार न सिर्फ एक अच्छा इंसान बल्कि उनका साथी भी रहा था। खबर की तफसील जानने के बाद पद्मा बोली, ये हरकत काला बच्चा के सिवा किसी की नहीं हो सकती, मगर राजकुमार के मरने के बाद हम लोग बड़ी हद तक बेयारो मददगार रह गए। अब हमें मज़ीद बदतरीन हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। सिकंदर फौरी सदमे की कैफियत से संभलते हुए बोला, महल सिंह जी अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा तो दिल चाहता है कि अंजाम की परवाह से बेखबर होकर मैं उस काला बच्चा से टकरा जाऊं। मुझे यकीन है कि मुर्शी खां की गिरफ्तारी में भी उसका ही हाथ होगा। महल सिंह के जवाब देने से पहले ही पद्मा बोली, सिकंदर बाबू, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे भी काला बच्चा की तरफ से तो मेरे बहुत से हिसाब निकलते हैं, मैं तो हर कीमत पर उससे इंतकाम लेकर रहूँगी, चाहे आप में से कोई मेरा साथ दे या ना दे। महल सिंह बोला, पद्मा, इतने जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, और फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे? हम सभी लोग उसके जुल्म का शिकार हुए हैं, और यकीन मानो तुम्हारे इस मिशन में हर तरह से तुम्हारा साथ देंगे। सिकंदर ने इस बात में सर हिलाते हुए महल सिंह के ख्यालात की तायीद की थी। काला बच्चा अपनी सोजत रोड वाली कोठी में ही मौजूद था जब उसे राजकुमार के खात्मे की इत्तला मिली। वो वसफूरे मुसर्रत से पागल हो रहा था। उठकर सबसे पहले कोठी के कोने में मौजूद दुर्गा मंदिर में पहुंचा और कितनी ही देर हनुमान चालीसवां का पाठ करता रहा। पूजा से फारग होकर उसने आरती उतारी और कोठी की जाना बढ़ गया। जब वो अंदरूनी हाल में पहुंचा तो वहां पहले ही 7 आदमी मौजूद थे। इस हाल को इंतहाई खुफिया मीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इस कमरे तक रसाई सिर्फ उन ही लोगों को हासिल होती थी जो काला बच्चा के इंतहाई मोहतमिद साथी थे। एक बड़ी सी मेज़ के गर्द 12 कुर्सियाँ रखी हुई थी जहां 7 अफराद गालबन उसी के मुंतज़िर थे। उसके हाल में दाखिल होते ही सभी हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करने में पहल करने लगे। सभी के चेहरों पर गैर मामूली जोश के आसार थे। खुद काला बच्चा के चेहरे से भी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। चारों जानब से बधाइयाँ मिल रही थी। चंद लम्हे बाद जब मुबारक सलामत की सदाएं कुछ मदम पड़ी तो उसने हाथ उठाकर सभी को खामोश होने का इशारा किया। मगर शुक्ला खुशी की ज्यादती से आज प्रोटोकॉल की भी धज्जियां बखेरने पर तुला हुआ था। महाराज, आज तो हम आपके कहने से भी खामोश नहीं होंगे। आज भगवान ने हमारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी की है। आज तो हमें खुल खेलने का मौका दिया। काला बच्चा कदर सख्त लहजे में बोला, अब कुछ देर के लिए अपना मुंह भी बंद रखो, किसी और को भी बात करने का मौका दो। ये कहते हुए उसने ठंडू राम पर नजरें जमा दी। हाँ भाई ठंडू राम जी, तुम तो आज भी हमेशा की तरह चुप हो, जबकि आज तो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार भी गिर गई है। आज से तो दर हकीकत हम ही जोधपुर के महाराज हैं। अब तो राजघराने की राजकुमारियां हमारी निगाहे इल्तफात को तरसा करेंगी। ये कहते हुए उसने आंखें मूंद ली थी, जैसे चश्मे तसव्वुर से राजकुमारियों को दिल नशीन सरापों का जायजा ले रहा। ठंडू राम आहिस्ता से खनकारने के बाद बोला, महाराज, आज का दिन वाकई बड़ा शुभ है और मैं भी आपकी खुशी में बराबर का शरीक हूँ, मगर आप जानते हैं कि मैं हमेशा ठंडी करके खाने का आदी हूँ। काला बच्चा आंखें खोलकर कुछ देर खशमगीन निगाहों से उसे देखते हुए बोला, खुलकर बात करो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ठंडू राम मस्कीन सी सूरत बनाते हुए बोला, असल में मुझे आपकी इस बात से इख्तलाफ है कि आपके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार गिर गई है। इतना कहकर वो खामोश हो गया। उसका कनूतीपन आज काला बच्चा को एक आंख नहीं भा रहा था। ज़हरखंद लहजे में बोला, कामुख्त, तुम आज भी कोई मनहूस बात मुँह से निकाल कर खुशी की इस महफिल को ख़राब करना चाहते हो? कभी तो अपनी फ़लसफ़ियाना मोशगाफियों से बाज रहा करो। काला बच्चा को न जाने क्या हो गया था कि वो ठंडू राम का इज्जत और एहतराम भी भूल गया था। ठंडू राम उसके लहजे की नाराज़गी को कतई नज़रअंदाज करते हुए मिनमनाया, श्रीमान जी, आप भले ही नाराज़ हों, मगर मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि आपका असल मुखालिफ भी जिंदा है
और वो मरने वाले राजकुमार से भी ज्यादा ताकतवर और ज़हीन है, लिहाजा इतना पुरजोश होना ठीक नहीं, क्योंकि आदमी को हमेशा ठंडी करके उसकी बात काटते हुए काला बच्चा बावले कुत्ते की तरह चिल्लाया, बंद करो अपनी ये बकवास, भाड़ में गए तुम और तुम्हारी ठंडी करके खाने की आदत, करनी है तो साफ मतलब की बात करो, क्या कहना चाहते हो? खंडूराम कुछ खफकी के आलम में बोला, महाराज आप शायद मुंशी खां को बोल चुके हैं, उस राक्षस को नज़रअंदाज करना कितनी बड़ी गलती है, शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। काला बच्चा उसकी बात सुनकर सर्द लहजे में बोला, तुम लोगों ने खामखा उसे अपने आसाब पर सवार कर रखा है, फिलहाल तो वो वैसे भी जेल में है और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खंडूराम एक ठंडी सांस भरते हुए बोला, और महाराज आप राजकुमार की मंगेतर लाजवंती को भी कमजोर न समझें। काला बच्चा की आंखें ये नाम सुनकर चमकने लगी थी। अरे कम वक्त, ये तुमने किसका नाम ले दिया? तुम देखना वही लाजवंती शर्मो हया के सारे बंधन तोड़कर कैसे हमारे पांव चाटेगी, रहम की तलबगार होगी और हम यकीनन उसे मुआफ कर देंगे। खंडूराम अभी तक बाज नहीं आया था। फिर भी महाराज मेरी राय तो यही है कि आप जरा ठंडी, वो अपना जुमला मुकम्मल करना चाहता, मगर काला बच्चा के गजबनाक निगाहें देकर उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। इसी दौरान बाहर से मुलाजम ने आकर इतला दी कि राजकुमार का सुतेला भाई अजय सिंह उससे मिलना चाहता है और नया वली अहद नामजद होने के बाद काला बच्चा की आशीर्वाद के लिए हाजिर हुआ है। चंद लम्हों बाद कमरे में अजय सिंह दाखिल हुआ। दरमियानी कदोकामत का मालिक ये एक खूबसूरत शख्स था। उसने प्रणाम करते हुए आगे बढ़कर काला बच्चा के घुटने छुए। काला बच्चा के लहजे में अजीब सी तमकुन थी। आओ भाई अजय सिंह, तुम्हें वली आदि मुबारक हो। अजय सिंह तशक्कुर अमीज़ लहजे में बोला, महाराज ये सब भगवान की कृपा और आपकी कोशिशों का नतीजा, मैं इस बात के लिए जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। काला बच्चा ने हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर बखेरते हुए बारोब अंदाज में कहा, मुझे आशा है कि तुम एक अच्छे हुक्मरान साबित होगे। वैसे भी तुम चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद पूरी तरह तुम्हारे साथ है। अजय सिंह ने कुछ कहे बगैर फर्माबरदारी के इजहार के तौर पर अपना सर झुका लिया था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद काला बच्चा उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अब हम पहली फुर्सत में राजमहल में आना चाहेंगे, ताकि जहां राजमहल के सारे अफराद मौजूद होंगे तो हम वहां जाएंगे, जायज़ा लेंगे कि उनमें से कोई और तो हमारे रास्ते की दीवार साबित तो नहीं होगा। अजय सिंह ने कहा, श्रीमान जी आपके आदेश की पूरी तरह तमील होगी। कल शाम ही राज परिवार के सभी अफराद को मदऊ कर लूँगा, ताकि सभी मुश्तरक तौर पर आपका शुक्रिया अदा कर सके। यह कहकर वो उठ खड़ा हुआ और जाने की इजाज़त चाहिए। तभी काला बच्चा उसे मुखातिब करते हुए बोला, और हाँ एक बात का ध्यान रखना, इस तकरीब में राजघराने की तमाम खवातीन को भी शामिल होना चाहिए, ख़ुसूसन राजकुमारी लाजवंती को। ये सुनकर एक लम्हे के लिए वली अहद अजय सिंह का चेहरे का रंग बदला, मगर फौरन ही खुद पर काबू पाते हुए वो उसने अपने सर को असबात में हिला दिया। अगले रोज राजमहल में जश्न का समा था। महफिल के सभी शुरका ज़रक बरक अल्बास में एक दूसरे पर सबकत ले जाते नजर आते थे, सवाए चंद चेहरों के, जिनमें से एक राजकुमारी लाजवंती भी थी। वो मरने वाले वली अहद की मंगेतर थी। उसका चेहरा अजीब सी हसरत व यास का मंजर पेश कर रहा था। लाजवंती एक गोशे में बैठी जाने के ख्यालों में खोई थी। राजकुमार की जिंदगी में इन दोनों के बाहमी ताल्लुकात अजीब से रहे थे, क्योंकि बाजार दोनों के मजाज में हद दर्जा तजाद था। राजकुमार शराब नशी, खेल तमाशे और खिदमत खलक के कामों में मसरूफ़ रहने ही को ज़िंदगी का हासिल समझता था, और मजहबी रवादारी उसमें कुछ ज़्यादा ही थी, और सरकशी उसके मजाज में कूट कूट कर भरी हुई थी। दूसरी जानब लाजवंती इंतहाई कमजोर, बल्कि तन्हाई पसंद और कट्टर धार्मिक ख्यालात की हामिल थी, जिसका ओढ़ना बछोड़ना ही पूजा पाठ था, या फिर उसे मुसव्वरी का शौक जुनून की हद तक था।